नमस्कार दोस्तों, सभी बच्चों का एमजीएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल डी चैनल में आपका स्वागत है। सभी चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। जैसा कि आपको विदित है कि कल हमने जो नेक्स्ट क्लास थी जिसमें हमने मानव के पाचन तंत्र के आहार नाल के बारे में बताया था और उसका हमने बात की थी दंत तक, और दंत 4 प्रकार के थे, ये बातें हमने बताई थी। उसके बाद में हम आज यहाँ इस क्लास में आगे बच्चों देखेंगे कि जो दंत है उसकी संरचना, दंत की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, मतलब मानव के जो दंत हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखिए बच्चों, मैं आपके सामने इसकी दंत की जो स्ट्रक्चर है वो बनाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें और समझें। देखिए इस तरह से मानव की जो दंत होता है उसमें इस तरह की लेयर होती हैं। ध्यान से देखिए बच्चे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे सभी। तरह से इस तरह से मनुष्य का जो दंत होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है। अब इसकी देखिए पार्ट कौन कौन से होते हैं। ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं हम एनिमल, और ये जो भाग है इसको बोलते हैं हम मज्जा गुहा। इधर वाले जो पार्ट्स होते हैं इस भाग को बोलते हैं आप मसूड़ा, और ये जो भाग है इसको बोलते हैं रुधिर वाहिनी। ये जो भाग है ये इसको बोलते हैं हम सीमेंट। सीमेंट का मतलब सीमेंट जैसा पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ, उसके द्वारा ये जो पार्ट जो होता है पूरा, अगर हम बात करें दंत की, तो जो दंत होता क्या है, देखिए बच्चों, हम मनुष्य का जो दंत होता है ये शरीर का कठोर संरचना, शरीर की कठोर संरचना होती है। इसके 3 भाग होते हैं। ये पहला जो भाग है इसको हम कहते हैं शिखा। दूसरा भाग जो है, इस जो मसूड़ा वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं मसूड़ा, हम इधर लिख देते हैं मसूड़े वाले को, इस पार्ट को जो भाग है मसूड़ा वाला, इस पार्ट को कहते हैं हम ग्रीवा। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम मूल। मतलब ये तीनों जो पार्ट में बटा होता है इस तरह से मानव के दंत की स्ट्रक्चर होती है। शिखर भाग जो होता है ये सबसे, ये जो मानव का सबसे ऊपरी भाग, जो दांत होता है मनुष्य का, उसका ऊपरी दांत, ऊपरी भाग होता है। दूसरा जो कि मसूड़ों के गर्त में धसा होता है जिसको हम कहते हैं ग्रीवा पार्ट, तथा मूल भाग जो कि मसूड़े के अंदर, जो मसूड़े के जो गड्ढे होते हैं या मसूड़ों के जो गर्त होते हैं उनमें धसा हुआ भाग जो है वो मूल भाग है। तथा इसमें एक गुहा होती है जिसे हम मज्जा गुहा कहते हैं। मज्जा गुहा के अंदर रुधिर वाहिनी और रुधिर वाहिनी, दंत कोशिकाएं व तंत्रिका तंतु होते हैं।
जैसा कि जो हमारा मनुष्य का जो दंत है, इसकी जो स्ट्रक्चर, इसकी जो बनावट होती है या किससे बनता है, ये अस्थि समान एक पदार्थ होता है जिसे कहते हैं हम डेंटिन। क्या कहते हैं बच्चों? डेंटिन कहते हैं। और इनेमल जो पदार्थ होता है, जो दंत का सफेद भाग जो होता है, ये शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। आगे देखिए, इस दंत की स्ट्रक्चर के बाद में अगर हम ये देखें कि मनुष्य के जो दंत की सक्रियता है, इसकी सक्रियता का मतलब जो दंत कोशिका है, उसकी सक्रियता से मनुष्य के दांत की वृद्धि होती है। वृद्ध अवस्था में दंत कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं और उसी के कारण जो मनुष्य के दो दंत हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है। देखिए, इसमें जो आगे जो हम बात करेंगे, अब तक जो हमने बात की वो दंत कोशिका की थी। मतलब दंत कोशिका क्या है? जिससे दंत का निर्माण होता है। अब यहाँ से आगे हम जो बात करेंगे वो अगले पार्ट्स की, जो आहारनाल है उसके अगले पार्ट्स की बात करेंगे। और इसको चित्र को अगर आप स्क्रीनशॉट लेने चाहें तो ले सकते हैं। सभी बच्चे चैनल को लाइक करते चलें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे देखिए, अगला जो पार्ट्स जो हम पढ़ेंगे, जो आहार नाल है, उसका सेकंड पार्ट जो हमने उसको कहते हैं हम ग्रासनी। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रासनी। फेरेनिक्स इसको बोलते हैं, फेरेनिक्स। और ग्रासनी जो होता है, ये देखिए बच्चों, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का सम्मिलित भाग होता है। और ये मुख गुहिका और ग्रेसिका, ग्रेसिका मतलब ग्रास नाल के मध्य में पाया जाता है। जैसे ये मुख गुहा है और यहाँ से आगे इसमें ये ग्रास नाल हो जाता है, तो यहाँ पर जो पार्ट होता है ये ग्रासनी होती है। तो देखिए, ग्रासनी जो है उसमें मुख्य रूप से ग्रासनी में यूस्टेलिक सेल्स मिलती हैं। यूस्टेलिक सेल्स के जो पश्च भाग होता है वो दो भागों में बटा होता है। इसका जो पश्च भाग है वो दो भाग होते हैं, जिसमें एक भाग होता है जिसको बोलते हैं हम घांटी, मतलब ग्लोटिस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ग्लोटिस। क्या कहेंगे उसे? ग्लोटिस बोले, ग्लोटिस कहा जाता है उसे। दूसरा भाग जो है उसको बोलते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं निगल द्वार। क्या कहेंगे? निगल द्वार। और ये जो निगल द्वार है, इस यही आहार नाल, जिसे हम ग्रेसिका या आहार नाल बोलते हैं, उसमें ये खुलता है। तो ज्यादातर इसमें ग्रेसनी का कोई मुख्य काम नहीं होता है हमारे इसमें पाचन तंत्र में। घांटी क्या करती है? ये श्वसन नली, जब हम भोजन को निगलते हैं तो ये श्वसन नली के ऊपर एक घंटी के समान ढक्कन का काम करता है। जैसा ग्रसनी के अंदर इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये एक मुख्य रूप से अगर हम ग्रसनी को कहें तो ये श्वसन और पाचन दोनों का सम्मिलित भाग है। तो यहाँ पर इसका कोई खास ज्यादा उपयोग नहीं है, इसमें इतना ही पढ़ेंगे हम। अगला जो तीसरा पार्ट जो है इसका, वो है, उसको हम कहते हैं ग्रासिका। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रासिका, या इसका दूसरा नाम हम ग्रास नाल भी कह सकते हैं। ग्रास नाल। ये जो है, ये आपको पता है, इसको हम मुख्य रूप से भोजन नली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भोजन नली। मतलब मुख गुहिका के बाद में जो भोजन जाएगा वो किसमें जाएगा? ग्रेसिका या ग्रास नाल में जाएगा। देखिए, ये क्या होती है? इसकी एक नलिकाकार संरचना होती है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसकी लंबाई होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर लगभग है। ये निश्चित नहीं है, 25, 25.5 कुछ भी हो सकती है। तो लगभग 25 सेंटीमीटर जो ग्रसिका है या ग्रास नाल है, इसकी लंबाई होती है। इसका एक भाग जो है वो कहां से जुड़ा होता है बच्चों? ग्रेसनी से जुड़ा होता है, तथा दूसरा भाग जो डायोफ्राम को भेदता हुआ
किसमें खुलेगा? आमाशय में खुलेगा। ये हमें जो हमने पाचन तंत्र का डायग्राम बनाया था उसमें देखें। तो डायफ्राम को व्यक्ति हुई ये किसमें खुलेगी? ये आमाशय में खुलती है। तो देखिए अब जो ग्रासिका या ग्रासनाल है इसमें किसी भी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। देखिए ये तो इसकी सामान्य स्ट्रक्चर है। अगर काट देखें तो इसमें 4 वित्तीय स्तर होते हैं और वो 4 वित्तीय स्तर किस तरह से होते हैं? देखिए बच्चों इस तरह से इसमें 4 वित्तीय स्तर होते हैं। उनको मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा रहा हूं, इसको गौर से देखें। इस तरह से इसमें अंदर की अगर हम देखें ये इस तरह से होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके कोई नली समान स्ट्रक्चर होती है। इस तरह से अगर इसे हम काटे तो इससे अंदर नली जैसा निकलता है। और ये जो इसके पार्ट जो दीवारें होती हैं, जो भित्ति होती हैं, इन भित्तियों में 4 स्तर होते हैं। ये तो ये काट है, एक प्रकार से क्या है, ये किसकी काट दिखाई गई है। तो इसमें 4 मुख्य रूप से भित्ति स्तर होते हैं। 4 वित्तीय स्तरों में देखिए सबसे पहले जो स्तर होता है वो मैं एक बार आपको चित्र में बता रहा हूं। ये जो चित्र इसका जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम सिरोसा। क्या कहते हैं इस स्तर को? सिरोसा। सिरोसा स्तर इसको हम क्या कह सकते हैं? अंतरंग पर्युदया। क्या कहेंगे इसको? इंग्लिश में कहें तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। क्या कहेंगे इसे? पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है इसमें वो इसके अंदर इस तरह से। तो देखिए बच्चों इसमें आपको 2 बूंदे और बूंदे बूंदे से जो नजर आ रही हैं वो अलग अलग तरह की हैं। इसको बोलते हैं हम, ये होती है अनुदैर्ध्य पेशियां। ये जो आपको लाइन से नजर आ रही है इनको बोलते हैं हम वर्तुल पेशियां। और ये जो बीच का स्तर है इसको बोलते हैं हम अर्धश्लेष्मिका। और ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम आधार पटल। ये वाला है इसको बोलेंगे हम अनुदैर्ध्य पेशियां। ये वाला है इसको बोलेंगे उपकला। क्या कहेंगे इसे? उपकला। और इन तीनों से मिलके बनता है वो है श्लेष्मिका। तो मुख्य रूप से अगर हम इसके वित्तीय स्तरों की बात करें तो 4 वित्तीय स्तर होते हैं। इसमें एक होता है जिसको कहते हैं हम सिरोसा। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं मतलब पेशीय स्तर। क्या कह सकते हैं उसे? पेशीय स्तर। और तीसरा जो होता है इसमें अर्धश्लेष्मिका, जिसे सब मकोसा कहा जाता है। चौथा जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम श्लेष्मिका, जिसे मकोसा कहते हैं। और इन तीनों वित्तीय स्तरों से ग्रासिका या ग्रासनाल की वित्ती बनी होती है। अब इसमें सबसे पहले अगर हम सिरोसा की बात करें तो सिरोसा एक प्रकार का अंतरंग पर्युदशाई होता है। उसके बाद में पेशी स्तरों में बात करें तो पेशी स्तर है वो 2 पेशियों का बना होता है, जिसमें बाहरी जो पेशियां हैं उनको हम अनुदैर्ध्य पेशियां बोलते हैं। अंदरूनी जो पेशियां हैं उनको वर्तुल पेशियां कहते हैं। तथा दूसरा इसके बाद में तीसरा स्तर है अर्धश्लेष्मिका। देखिए बच्चों अर्धश्लेष्मिका स्तर जो होता है इसमें ये संयोजी ऊतक का बना होता है। संयोजी ऊतक के अलावा इसमें रक्त वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां या हम इन्हें
रुधिर केशिकाएं भी कह सकते हैं, उन या फिर कोलेजन तंतुओं से बना होता है। श्लेष्मिका भाग चौथा जो इसका 32 स्तर है वो श्लेष्मिका होता है। श्लेष्मिका मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है, जिसमें पहला भाग जो है वो है उपकला, दूसरा आधार परक पटल, तीसरा अनुदैर्ध्य पेशियां। तो इन चारों स्तरों से मिलके जो आहार नाल है या ग्रास जो ग्रेसिका या ग्रास नाल जो होती है उसके वृद्धि स्तर बने होते हैं। तो देखिए बच्चों, फिर मैं आपको पुनः रिपीट कर रहा हूं कि जो ग्रेसिका या ग्रास नाल है इसका एक सिरा ग्रेसली से तथा दूसरा सिरा डायोफ्राम को भेदता हुआ आमाशय में खुलता है। यह 25 सेंटीमीटर लंबाई की एक नलिकाकार संरचना होती है। इसके 4 वृत्तीय स्तर होते हैं, जिसमें सबसे पहले सिरोसा जो कि एक प्रकार से विसराल पेरिटोनियम ही होता है, तथा दूसरा स्तर जो कि पेशी स्तर होता है जो कि अनुदैर्ध्य पेशियों तथा वर्तुल पेशियों का बना होता है। तीसरा जो इसमें स्तर है वो अर्धश्लेष्मिका जो कि तरल विविध प्रकार से संयोजी होता है तथा रुधिर केशिकाओं व एक प्रकार से कोलेजन तंतुओं का बना होता है। चौथा पार्ट फिर श्लेष्मिका है, आधार पटल, अनुदैर्ध्य पेशियां और उपकला तीनों भागों से मिलकर बना होता है। कुछ भी अगर तो इसमें जो ग्रासनाल है मुख कोशिका से जो भोजन आता है ग्रासनाल में उसको हम बच्चों बोलस कहते हैं। और इन पेशियों में ही, इन पेशियों का काम क्या होता है, इन पेशियों में गति होती है, आपस में इनमें क्रमानुकुंचन गति होती है, जिससे भोजन जो है वो ग्रासनाल से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। तो देखिए इसमें आगे जो हम बात करेंगे बच्चों वो अगले पार्ट्स जो है उसकी बात करेंगे, जो आहार नाल है उसकी। तो इसको बच्चा आप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए बच्चों, जितना ज्यादा आप हमें मोटिवेट करेंगे उतना ही हमें आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर देंगे। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो आहार नाल का जो अंग है या भाग है वो चौथा है, जिसको कहते हैं हम आमाशय। देखिए बच्चों, ये एक अच्छा पार्ट होता है, मुख्य भाग है एक प्रकार से। इस आमाशय की अगर हम बात करें तो इसकी अगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखें बच्चों तो स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। तो देखिए ये एक पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है, पेशियों की बनी हुई एक थैलीनुमा संरचना होती है। इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग जो है वो किस तरह से होते हैं, ये जो भाग है इसको हम कहेंगे जठरागम। क्या कहेंगे इसे? जठरागम भाग। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम फंड्स। ये वाला पार्ट जो है इसको बोलेंगे जठर निर्गम। क्या कहेंगे उसे हम? जठर निर्गम भाग। जठर निर्गम भाग। तो आमाशय जो है एक पेशीय संरचना होती है और ग्रासनाल या ग्रेसिका डायोफ्राम को देखती हुई कहां पर खुलती है? आमाशय के जठरागम भाग में खुलते हैं। तो देखिए जठरागम भाग की अगर हम बात करें, अलग अलग मैं बता देता हूं। आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो है इसमें चित्र में दिखाया है मैंने, जठरागम भाग। दूसरा भाग जो है वो है फंड्स बोलते हैं इसको, फंड्स भाग। अगर अंग्रेजी इंग्लिश में कहें तो फंड्स ही होता है। जठरागम को अगर इंग्लिश में कहें तो कार्डियक होता है। और तीसरा पार्ट जो है वो है जठर निर्गम भाग, जिसे पायरोलिक भाग बोलते हैं। क्या कहते हैं? पायरोलिक। तो देखिए इसमें यहां इन तीनों पार्ट्सों की अगर हम बात करें तो जठरागम भाग क्या होता है?
ये आमाशय का वो भाग होता है जहां पर ग्रास नाल आके खुलता है। तो ये सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग है इसमें। और आगे इसमें मुख्य रूप से अगर देखें तो यहां पर एक अवरोधनी मिलती है। उस अवरोधनी का नाम जो होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं जठरागम अवरोधनी। क्या कहते हैं? जठरागम अवरोधनी। क्या काम होता है बच्चों इसका? इनका जो काम होता है वो ये काम होता है कि जो भोजन एक बार ग्रास नाल से आमाशय में आ जाता है उसे पुनः वापस नहीं जाने देता है। इसके अलावा दूसरा भाग जो है वो फंड्स भाग होता है। ये आमाशय का मध्य भाग होता है, ये सबसे बड़ा भाग होता है। और तीसरा पार्ट जो है वो जठर निर्गम भाग होता है। जठर निर्गम भाग आमाशय का वो पार्ट है जो कि छोटी आंत की ग्रहणी भाग में खुलता है। और ग्रहणी और जठराग जो जठर निर्गम भाग है इस पर भी एक अवरोधनी पाई जाती है और उस अवरोधनी को बच्चों कहते हैं जठर निर्गम अवरोधनी। क्या कहेंगे? जठर निर्गम अवरोधनी। इसका काम भी आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरह से जठरागम अवरोधनी भोजन को वापस ग्रास नाल में नहीं जाने देता है, उसी तरह से जो जठर निर्गम अवरोधनी है ये भोजन को वापस विपरीत अपनी दिशा में नहीं जाने देता है। तो देखिए ये तो इसके मुख्य पार्ट्स थे। अगर इसकी भित्ति स्तरों की अगर हम बात करें बच्चों, तो भित्ति स्तर जो होते हैं वो सेम उसी तरह से जिस तरह से ग्रास नाल या ग्रस जो हमने ग्रसिका में बताए थे उसी तरह से होते हैं। लेकिन जो इसका सलेस्मिका पार्ट जो होता है वो अधिक वर्तुल एवं मोटा होता है। क्या होता है? अधिक मोटा एवं वर्तुल। अधिक मोटा और वर्तुल होने का तात्पर्य क्या है? देखिए जो सलेस्मिका पार्ट जो होता है उसके द्वारा सलेस्मा का क्या किया जाता है? श्रवण किया जाता है। और वो सलेस्मिका जो है मुख्य रूप से इस आमाशय की एक लेयर बनाती है। इस तरह से इस पर एक लेयर बनाएगी और जो आमाशय को स्वपाचन से बचाता है। स्वपाचन मतलब इसमें एक शांत एसियल अम्ल बनता है, उससे आमाशय के पाचन को बचाता है। ठीक है बच्चों। और आगे की जो बात है हम वो इसके जो कौन कौन सी इसमें ग्रंथियां होती हैं उसके आगे हम बात करेंगे अगले पार्ट्स में। नेक्स्ट पार्ट जो हम डालेंगे उसमें चैनल को पुनः लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बच्चों को सभी को मेरी ओर से राम राम, धन्यवाद।